ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ये पहला 9th नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए 5 युग्मों में से किसी 4 युग्म किसी एक प्रकार से संबंधित है, असंगत युग्म चुनना है। देखिए ध्यान से, पहला ऑप्शन दिया गया आपका 2:7, दूसरा 1:0 दिया गया है, फिर 3:26 दिया गया है, फिर आपका 4 क्या दिया गया है, 65 दिया गया। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। और यहाँ पर एक 5:124 दिया गया। यहाँ पर आपको बताना कौन सा युग्म जो है आपका असंगत यानी कि और चारों पांचों से भिन्न है। और 4 ऑप्शन दिया गया 2, 5, 4 और 3। तो 2, 5, 4 और 3 में हो सकता है। तो यानी कि पहला वाला जो है ये आपका इसी जैसा सारा होगा। तो पहला क्या, देखिए 2 और 7 है। 2 और 7 में देखिए क्या डिफरेंस है, क्या समानता है। तो 2 और 7 में क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब करो। तो 2 का क्यूब कितना हो जाता है आपका 8। 8 में से 1 घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्लियर है। क्या सब में वही हो रहा है। दूसरे में देखिए 1 का क्यूब करो और -1 करो। तो 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1, और 1 में से 1 घटा दो कितना आ गया 0। तो ये भी देखो फॉलो कर रहा है। तीसरा देखो सर, 3 का क्यूब करिए। 3 का क्यूब -1 कर दीजिए। तो 3 त्रिका 27 में से 1 गया कितना हो जाएगा आपका 26 हो जाएगा। तो ये भी आपका फॉलो कर रहा है। और ये वाला देखिए 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब -1 करो तो 4 चौका 16, चौका 64 में से 1 गया कितना आ जाएगा आपका 65 हो जाएगा। इसी तरह ये वाला देखिए 5 का क्यूब -1 करो। तो 5 का क्यूब -1 करेंगे तो 50, 25, 5, 125 में से गया कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा। तो क्लियर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सॉरी 4 का क्यूब -1, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 का क्यूब -1 बराबर क्या होता है सर आपका 164 में से 1 घटाओ तो 63 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 65 आ रहा है। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका इन दोनों से क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो इसका 4th है, ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए ओके। सो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये सारे क्वेश्चन जो आज मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पर, ये आपके जो UPSSC जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है, और ये समझ लीजिए उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे अभी तक पूछे गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आपके एग्जाम में भी आगे इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 24 दिसंबर एग्जाम है, उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। और 10-15 सेकंड का आपको हर क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा। तो कॉपी पेन लेकर साथ में बैठिएगा, जिससे आप लोग उस क्वेश्चन को बाद में भी सॉल्व कर सको। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये जो प्रश्न चिन्ह है इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। आपको इतना टाइम मिल गया होगा, आपने देख लिया होगा। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, जिससे आप लोग फिर से भी लगा करके आंसर दे सकते हैं। देखिए 6 है, 10 है, 18 है, 13 है, 19 है, 5 है, 78 है, 190, फिर आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर बताइए क्या आ सकता है। ध्यान से देखिए 6 और 13 गुणा करो, बहुत सिंपल है। 6 और 13 गुणा करो कितना आ गया आपका 78 आ गया। 10 और 19 का गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 190 आ जाएगा। इसी तरह 18 और 5 का गुणा करने में कितना आएगा 90 आएगा। आसान था कि नहीं आसान था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आता है, अगर आपको वीडियो समझ में आता है, अगर आपको क्वेश्चन, तो आप लोग लाइक करते हुए चलिएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, वहाँ पर रोज क्लासेस चल रही हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जलपोत में सेना के कुल 1000 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं। प्रत्येक 24 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है। बताइए इस समूह में कुल कितने कप्तान हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कोशिश कीजिए पहले लगाने का, नहीं आता है फिर मैं आपको बताता हूँ। भाई एक जलपोत में सेना के कुल कितने व्यक्ति हैं, 1000 व्यक्ति हैं। तो कुल व्यक्ति कितने दिया गया आपका 1000। सिंपल सा क्वेश्चन, अभी आपको समझ में आ जाएगा। कुल व्यक्ति कितने दिए गए सर आपके 1000 दिए गए हैं। ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। कुल व्यक्ति आपके 1000 दिए गए हैं। इसके अलावा जिनमें कुछ जवान और कुछ कप्तान हैं, और प्रत्येक 24 जवानों पर एक कप्तान नियुक्त है, यानी कि हर 24 जवान पर एक कप्तान नियुक्त है। तो हम मान लेते हैं कि कप्तानों की संख्या कितनी मान लें हम लोग, कप्तानों की संख्या मान लेते हैं यक्स। अगर कप्तान यक्स होंगे तो जवान कितने होंगे बताइए, क्योंकि प्रत्येक 24 जवान पर एक कप्तान है। तो 24 गुणे एक्स हो जाएगा ना। कुल जवानों की संख्या कितनी हो जाएगी 24 हो जाएगी। सिंपल है ना। तो बताओ कुल कप्तान और जवान मिलाकर कुल कितने व्यक्ति हो जाएंगे, यक्स प्लस 24 यक्स। और ये मिलकर कितना आ जाएगा सर आपका 1000 दिया गया है, बराबर कितना हो जाएगा सर आपका 1000 हो जाएगा। अब 24 एक्स और एक्स मिलकर कितना आ जाएगा आपका 25 एक्स, बराबर कितना आपका 1000 है। तो 1000 है तो एक्स का मान निकालिए, 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा सर आपका
40 आ जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कुल कितने कप्तान हैं, कप्तानों की संख्या x मानी तो x का मान 40 आ गया है, तो कुल कितने कप्तान हैं सर आपके 40 कप्तान थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बताइए क्या ये क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, किसी को डाउट होगा तो रिपीट करके जरूर देखिएगा वीडियो को, जिससे आपको समझ में आता रहे। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में बैंड को, देखिए बैंड को EDQJ इसके रूप में लिखा जाता है, और GIRD को JLUG के रूप में लिखा जाता है, और लव को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। समझिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है। बैंड, कोशिश करिए पहले आप लोग लाने की, उसके बाद यहाँ पर सॉल्यूशन देखा करिए, आंसर भी देते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बैंड है, बैंड को EDQG, थोड़ा टाइम मिल रहा है आपको, फटाफट लगाइए। जी हाँ, यहाँ पर जवाब देखिए काफ़ी लोग के आ रहे हैं। जी हाँ, थोड़ा शोर हो रहा है बाहर, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब क्या कर सकते हैं, जानवरों को तो हम रोक नहीं सकते हैं। चलिए, बैंड को EDQG के रूप में लिखा जा रहा है ना, तो देखिए ध्यान से, बैंड है BAND, बैंड को ED, देखो BAND, यही तो है ना। कोड सबको पता है ना क्या होता है, इसका कोड 2 होता है, इसका कोड 1 होता है, N का कोड कितना होता है सर, 14 होता है। इसके अलावा D का कोड कितना होता है सर आपका, 4 होता है। और E का कोड देखो EDQG, देखिए आसान है सर। E का कोड कितना होता है सर आपका, 5 होता है। इसका कोड कितना होता है, D का 4 होता है। Q का कोड कितना होता है, 17 होता है। G का कोड कितना होता है, 7 होता है। यानी कि इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, इसमें भी +3, सब में +3 ही तो किया गया है। तो वही सेम चीज़ हम लोग देखिए ग्रिड में और JLUG में भी निकाल के देखिएगा। देखो G का कोड 7, J का कोड 10, 7 और 3 10 का 3 का डिफरेंस है ना। I का कोड 9, L का कोड कितना होता है 12, यानी कि 3 का डिफरेंस। R का कोड 18, U का कोड 21, यहाँ भी 3 का डिफरेंस। और D का कोड 4 और G का कोड 7, तो यहाँ भी 3 का डिफरेंस। सब में +3 किया गया है। तो वही चीज़ दोस्तों हम लोग लव में भी कर देंगे, LOVE। तो लव में अगर हम लोग करेंगे तो L+3 करो, कितना आ जाएगा, L+3 करने पे JKL, L+3 यानी 12 3 15, यानी कि O आ जाएगा। O+3 15 3 18, यानी कि R आ जाएगा। इसके अलावा V+3, तो आपका V का मतलब होता है V+3, V का मतलब होता है आपका 22, 22 ही तो होता है ना सर। 22 3 कितना हो जाएगा, 25, यानी कि आपका Y हो जाएगा। और उसके बाद E+3, E का मतलब क्या होता है दोस्तों आपका, E का मतलब आपका होता है 5 3 8, यानी कि आपका H हो जाएगा। तो बताइए ORYH कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि एक टोकरी आम से भरी जा रही है, टोकरी में आमों की संख्या प्रत्येक मिनट में क्या हो जाती है आपकी, दोगुनी हो जाती है। टोकरी में आमों की संख्या प्रत्येक मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी आधे घंटे में पूरी भर जाती है तो वह टोकरी आधी कब भरी होगी। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं यहाँ पर कितने लोग सही जवाब देते हैं इसका। लॉजिकल क्वेश्चन है और बिना सॉल्व किए आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा कुछ इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलिए ध्यान से समझिएगा, एक टोकरी जो है आम से भरी जा रही है, आम से भरी जा रही है ना, और टोकरी में आमों की संख्या प्रत्येक मिनट में क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यदि टोकरी आधे घंटे में पूरी भर जाती है तो वह टोकरी आधी कब भरी होगी। अब एक बात बताओ, एक मिनट में क्या हो जा रहा है, प्रत्येक मिनट में दुगनी भर जाती है। तो एक बात बताओ, आधे घंटे में पूरी यानी कि 30 मिनट में क्या हो रहा है, 30 मिनट में पूरी भर जा रही है, पूरी भर जा रही है। तो आधी कब भरेगी, 29वें मिनट में भरेगी कि नहीं भरेगी। क्यों हम बोले 29वें मिनट भरेगी, 29वें मिनट में आधी क्यों भरेगी, क्योंकि हमें पता है कि हर एक मिनट में दुगनी हो जा रही है, दोगुनी हो जा रही है ना। अगर एक मिनट में आपका दोगुनी हो जा रहा है तो बताइए सर, 29 मिनट में आधी है, तो जैसे एक मिनट आपका, जैसे एक मिनट और आएगा तो आधी का क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना। 29 एक कितना हो जाएगा, 30, 30 मिनट देखिए यहाँ पर पूरा दिया गया है, तो यहाँ पर 29 मिनट, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी पर दोस्तों हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। समझ में आ गया ना। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ज़्यादा इसमें आपको ताम झाम नहीं करना था, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना था। क्लियर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले विकल्प का चयन करना आपको। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके प्लेस पर बताइए क्या आ सकता है। B2 है, E4 है, H6 है, H3 है, K5 है, क्वेश्चन मार्क है, N5 है, Q9 है, T4 है। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। जवाब यहाँ पर सबके दिखाई पड़ रहे हैं। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14,
चलिए 14 की देखिए बात करते हैं, तो बी का कोड कितना होता है सर, बी के बाद ई आ रहा है, ई के बाद एच आ रहा है, तो ध्यान से देखो बी का मतलब होता है आपका 2, 2 3 5 3 8, यानी कि +3 हुआ है। और यहाँ पर देखो एन और क्यू और टी में एन का कोड कितना होता है 14, 3 17, 17 और 3 आपका 20, तो +3 यहाँ भी हुआ, +3 यहाँ हुआ, तो यहाँ पर भी एच के आपका क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो एच का कोड होता है 8, एच का कोड कितना होता है 8, 8 +3 करेंगे तो आपका के आ गया, के में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, के में +3 करने पे आपका आ जाएगा यन, यन आएगा ना। एक तो क्लियर होगा, यन वाला होगा, और यन के साथ सिर्फ 8 ही है, तो यहाँ पर हम लोग कोई और देखेंगे नहीं ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या कर देंगे, करेक्ट कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखो 8 कैसे आया, देखिए 2 दूना 4, 2 तिहाई 6 और 5 4 9, 9 और 14 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को डाउट हो रहा होगा कि कैसे यहाँ पर हुआ। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, सिंपल सा मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पर जैसे आपका 2 है, उसके बाद क्या आपका है 4 है, 2 है फिर आपका 4 है फिर आपका 6 है, यानी कि 2 है फिर आपका 4 है फिर आपका 6 है, 2 के बाद 4 आया और 4 और 2 मिलके आपका क्या हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। इसी तरह 5 के बाद 9 है, तो 5 और 9 मिलके कितना हो जा रहा है आपका 14 हो जा रहा है। तो 3 और 5 है, तो 3 और 5 मिलके कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 8 इस तरह से आया हुआ है। तो ऑप्शन जो इसका ए है इस हिसाब से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 से यहाँ पर कह रहा है कि ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं, ए बी की अपेक्षा छोटा है परंतु ई से बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, यदि डी बी से कुछ छोटा है और ए से कुछ बड़ा हो तो बताइए सबसे छोटा लड़का कौन है। आपके सामने ऑप्शन है डी, बी, ई और ए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समय आपके पास है 30 सेकंड से ज़्यादा किसी भी क्वेश्चन में समय मत लगाया करिए, तो 30 सेकंड का आपके पास समय है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है, आपका समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब धीरे धीरे आने शुरू हो गए हैं। ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं, ए जो है और बी की अपेक्षा छोटा है परंतु ई से बड़ा है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर जवाब देखिए आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर सबसे बड़ा छोटा पूछा है, सबसे बड़ा छोड़िए सबसे छोटा यहाँ पर, जी हाँ कुछ लोग यहाँ पर बी बोल रहे हैं, यानी कि ई हो सकता है। देखिए कैसे होगा, ए बी सी डी और ई 5 लड़के हैं, देखो 5 लड़के यहाँ पर, ए बी की अपेक्षा छोटा है, यानी जो ए है वो बी से छोटा है, यानी कि बी सबसे बड़ा हो गया। क्लियर है। उसके बाद परंतु ई से बड़ा है, ई से बड़ा है यानी कि ई से बड़ा हो गया। क्लियर है। तो एक तो इक्वेशन आपका ये फर्स्ट ये बन गया। फिर यहाँ पर कह रहा है सी सबसे बड़ा है, अब सी सबसे बड़ा है ये आपका कह रहा है, और इसको छोड़ दो अभी। फिर कह रहा है यदि डी बी से कुछ छोटा है, डी जो है देखो ध्यान से, डी जो है बी से कुछ छोटा आपका डी है और ए से कुछ बड़ा है, यानी कि ए से कुछ बड़ा हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। क्लियर है। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन 2 को देखें तो हम एक हमारा इक्वेशन बनेगा बी बड़ा हो जाएगा किससे, डी से, और डी से बड़ा, और डी से बड़ा हो जाएगा ए से, और ए से बड़ा हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। और यहाँ पर एक लाइन लिखी थी सी सबसे बड़ा है, यानी कि इन सबसे बड़ा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया सी सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा लड़का कौन है, सबसे छोटा आपका लास्ट में ई आ रहा है ना, तो सबसे छोटा लड़का कौन हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। तो बताइए क्या इस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट था, समझ में आ गया ना, समझ में आ रहा तो यस यस करते चलो और लाइक करते हुए चलो वीडियो को। क्लियर है। चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि भाई यदि माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है गुणा, सॉरी प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है घटाना, और गुणे का अर्थ है जोड़, तो बताइए इसका मान क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन आपका लिखा है 25 - 5 + 6 भागे 4 गुणा 6, ये तो लिखा गया है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है, माइनस है प्लस है भाग है गुणा है, और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो कुछ नहीं है, देखिए माइनस का अर्थ क्या है आपका भाग है, तो यहाँ पर 25 भागे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस का अर्थ देखिए गुणा है, तो गुणे कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और भाग का अर्थ घटाओ है तो माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और गुणे का अर्थ जोड़ है तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यही तो होगा ना। अब 25 - 5 प्लस इतना लिखा गया है, तो 25 भागे 5 कितना हो जाएगा 5, 5 25, और गुणे 6 - 4 प्लस कितना आपका 6 है, तो 5 छक्का कितना हो जाएगा आपका 30, -4 + 6 है। अब 30 और 6 36, 36 में से 4 घटा दो कितना आ जाएगा आपका 32 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे थे 32, ऑप्शन नंबर सी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो बताइए सर 32 यहाँ पर करेक्ट हो गया ना, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया ना दोस्तों। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा
उसी तरह का क्वेश्चन है, फटाफट आप लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए कि भैया अगर गुणे का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है, माइनस का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ घटाव है तो इसका मान निकालना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया है, 14 माइनस 6 भागे 18 और ये आपका गुणे 7 है, इन सब का गुणा 7 दिया गया है तो 17 दिया गया, माफ कीजिएगा, तो आपको इसका मान निकालना है। चलिए पूरा ब्रैकेट लगा दिया है, इस चीज पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आपको क्वेश्चन को हल करना अच्छे से। चलिए जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हुआ है, काफी फास्ट है यहाँ पर लड़के। तो देखिए 14 माइनस 6 है, यही तो है ना, तो 14 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, माइनस का अर्थ है गुणा, तो 14 गुणे 6 हो जाएगा। भाग का मतलब क्या है सर आपका, भाग का अर्थ है जोड़, तो प्लस आपका हो जाएगा 18। और गुणे का मतलब क्या है आपका, भाग है, यानी कि पूरे का भाग कितना हो जाएगा, क्योंकि ब्रेकेट लगा तो पूरे का भाग हो जाएगा। तो 14 छक्का 84, 84 और 18 कितना हो जाएगा सर आपका 102। 84 और 18 कितना होता है सर आपका 102 होता है, बटे कितना आपका 17 है। 17 गुणे से भाग दो, 17 छक्का कितना हो जाएगा 102, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना, ढेर सारे क्वेश्चन अभी करने हैं, तो जल्दी 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 लाइक करते हुए चलो, वीडियो को शेयर करते हुए चलो अपने सभी दोस्तों के साथ। क्लियर है, और अकेडमी प्लस पर आने के लिए बोलो, क्योंकि वहां पर मैं लगातार आपके लिए लाइव पढ़ा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, क्या कह रहा है सर कि निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 18 से 20 इसके लिए निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक शब्द के चार और शब्द दिए हैं और दिए गए शब्द के वर्णों के प्रयोग से उनमें कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ये तो बहुत आसान है, IMPERISHABLE, इससे कौन सा नहीं बना सकता है, तो ये तो मैं बता देता हूँ। देखिए जैसे जवाब भी आना शुरू हो गया, पर्सन, देखो PERSON, देखो PER बन सकता है, यस है, ओ कहाँ पर है, ओ कहीं पर है ही नहीं, तो पहला ही आपका नहीं बना सकता है। देखिए पर्सन शब्द नहीं बना सकते, तो बहुत आसान था, तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना भी नहीं था। इसी तरह आपका 19वां देखो क्या कह रहा है, आपका ये PE परपेंडिकुलरिटी दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है भाई, टिपिकल, टिपिकल को ध्यान से देखो, TYPICAL, तो T है, Y है, इसके अलावा P है, यहाँ पर I है, C है, A है और आपका यल कहीं पर यल भी है, तो टिपिकल बन जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो डिक्शनरी, डिक्शनरी की बात करते हैं, देखो डिक्शनरी DIC हो गया, T हो गया, IONARY लिखा है ना, तो I तो है लेकिन O देखिए कहीं पर है, इस पूरे वर्ड में कहीं पर भी O है, O तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग डिक्शनरी वाला जो है आपका शब्द है ऑप्शन नंबर बी जो इसका बी है वो हम लोग यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर आराम से हम लोग कह सकते हैं डिक्शनरी शब्द आपका यहाँ पर नहीं बन सकता है। चलिए क्लियर है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। और इसी तरह एक क्वेश्चन और यहाँ पर दिया गया, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं कि नेचुरलाइजेशन दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए नेशन, NATION, नेशन आपका आराम से बन सकता है, NAT है, आई भी है और यहाँ पर TION तो आपका दिया ही है, तो ये तो बन जाएगा। रूरल की बात करते हैं, देखिए ध्यान से, RURAL, देखो RURA, देखो R है, U है, RA है, देखो आर दो बार नहीं दिया गया ना, यहाँ पर देखो दो बार आर आया लेकिन आर यहाँ पर दो बार नहीं दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर जो आपका नहीं बन सकता है। देखो कभी कभी क्वेश्चन को पढ़ लिया करो ना, यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि एक शब्द को दो बार नहीं दोहराया जा सकता। कभी कभी क्वेश्चन में क्या क्या लिखा रहता है कि एक शब्द की आवृत्ति आप कितनी बार भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो अगर आर की आवृत्ति नहीं कर सकते कितनी बार, तो यहाँ पर रूरल आपका नहीं बन सकता है। तो ये तो आसान से क्वेश्चन होते हैं, फ्री के आपको नंबर दे करके जाते हैं, आपको कुछ करना भी नहीं होता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई इस प्रश्न में चार संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से कोई तीन किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, उस संख्या युग्म को चुनिए जो समूह में नहीं आता है। ध्यान से देखो भाई, 96 का संबंध दिया गया किससे सर, 31 से, 51 का संबंध दिया गया आपका 16 से, 75 का संबंध दिया गया आपका 24 से और 99 का संबंध दिया गया आपका 34 से। तो बताइए कौन सा नहीं बनेगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, कोशिश करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कुछ इसमें करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखिए पहले ऑप्शन देखो, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं। पहला ऑप्शन देखो 96 31 है, 96 और आपका क्या है 31 है, तो यहाँ पर ये लास्ट वाला नंबर उठाओ 31, तो 31 गुणे 3 करो कितना हो जाएगा 93, और 93 में अगर हम लोग 3 जोड़ दे तो कितना आ जाएगा आपका 96 आ जाएगा। इसी तरह इसको उठाओ 51, तो 16 गुणे 3 करो तो 16 3 कितना होता है आपका 48, 48 में 3 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 51 आ जाएगा। इसको उठाओ सर
24 गुणे 3 करो कितना आता है, 24 तियां 72, और 72 में 3 जोड़ दो कितना आ जाएगा आपका 75 आ जाएगा। तो यहाँ तक ये तीनों फॉलो कर रहे हैं, यानी कि आपका डी वाला नहीं होगा। क्यों नहीं कर रहे ये भी देख लो भाई, 34 गुणे 3 करो और प्लस कितना कर देना आपको 3 करना है, तो 34 3 है 102, 102 और 3 105 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया 99 दिया गया है, इसलिए आपका जो डी वाला ऑप्शन है आपका नहीं होगा। सिंपल सा था ना सर, तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन डी पर टिक कर देंगे। बताइए कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, डाउट हो तो बता दो, फिर से रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज मैं तो फिर अगले क्वेश्चन पर जाऊंगा। बहुत आसान सा था। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई अगर पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से है तो दक्षिण का संबंध किससे होगा। डायरेक्शन अगर आपको अच्छे से आता है तो इस क्वेश्चन को तो आप डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं करना है, नहीं कुछ भी तो करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप ये समझ सकते हो। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया, तो काफ़ी सही जवाब आ रहा है। तो देखिए ये आपका ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, ईस्ट वेस्ट, और ये ऊपर वाला आपका नॉर्थ होता है, ये आपका क्या होता है साउथ होता है। ये तो होता है ना सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, यही तो है ना सर आपका। तो हमें पता है कि यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया है। गफ्फार खान जी यहाँ पर ज्वाइन कर चुके हैं, तो भाई वेलकम। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको पता है कि पश्चिम का संबंध किससे सर आपका उत्तर पूर्व से है। तो पश्चिम आपका यही तो है ना वेस्ट, वेस्ट का संबंध किससे दिया गया उत्तर पूर्व से दिया गया। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है देखो, उत्तर पूर्व यानी कि इससे दिया गया है, यानी कि देखो ध्यान से, ये आपका घड़ी की दिशा में 135 डिग्री घूम गया है, यही तो है ना। तो हमसे जो पूछा जाए दक्षिण, तो दक्षिण भी आपका 135 घूम जाएगा, तो दक्षिण आपका ये है ना, तो दक्षिण को 135 घुमा तो आपका ये 90 और 35 जो घूम करके इधर ही तो आएगा। तो यहाँ पर नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर आपका नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपका दक्षिण पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या किसी को डाउट है, क्या कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन को लेकर के, दक्षिण पश्चिम कैसे आया। क्लियर है, क्लियर है तो यार यस करके चलते रहिएगा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। कि भैया इस प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ पर बताना है कौन सा आपका अलग है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, आप लोग बता सकते हो, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है आप सभी को। चलिए, मई, आपको पता है मई कितने का महीना होता है, बिल्कुल सही बात है सर। मई जो होता है आपका, देखो मई आपका 31 का महीना होता है, जुलाई आपका 31 का महीना होता है, अगस्त आपका 31 का महीना होता है, लेकिन जून जो आता है आपका 30 का महीना होता है, इसलिए आपका जो आपका जून है ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो हम लोग किस पे ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, वो लोग यहाँ पर क्या हो जाएंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए क्लियर क्रिस्टल क्लियर है, जवाब देते हुए चलो यार तभी तो मजा आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बराबर संख्या में घोड़ों और मोरों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 16 अधिक है, तो बताइए इस झुंड में कुल कितने घोड़े हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 8 10 और 12, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग चाहे तो ऑप्शन के हिसाब से लगा सकते हो या किसी भी हिसाब से लगा सकते हो, कोशिश कीजिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। और जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो भाई बराबर संख्या में घोड़ों और मोरों के एक झुंड में पैरों की संख्या सिरों की संख्या के 2 गुने से क्या है भाई 4 अधिक है। तो समझो बराबर संख्या में घोड़ है और मोरे हैं, यानी कि घोड़े हैं और मोर मोर जो है बराबर संख्या में। तो घोड़ों की संख्या कितनी है सर, अगर हम मान लें यक्स, तो मोरों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोरों की संख्या भी आपकी कितनी हो जाएगी यक्स हो जाएगी। अब कह रहा है कि यहाँ पर कि एक झुंड में पैरों की संख्या जो है सिरों की संख्या के 2 गुने से 16 अधिक है, यानी कि पैरों की संख्या, अब पैरों की संख्या निकालो, सबके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी। घोड़े के 4 पैर होते हैं तो यहाँ पर 4 यक्स, और मोर के 2 पैर होते हैं यानी कि 2 यक्स। तो यानी कि पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी 6 यक्स हो जाएगी, 6 यक्स ही तो होगी। और सिरों की संख्या तो यक्स प्लस यक्स ही होगी, इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी 2 यक्स हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पैरों की संख्या है, यानी कि जो ये 6 अक्स है, ये सिरों की संख्या के दोगुने, सिरों की संख्या दोगुना करो तो 2 अक्स का कितना गुना कर दोगे, दोगुना कर दोगे, इससे 16 अधिक है। इसी को हल कर लो, 6 अक्स और 2 दूनी 4 अक्स, इसको इधर ले आओगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गया, 2 अक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका 16। तो यहाँ से अगर यक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी सर आपकी 8 आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका सी है 8, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में क्या किसी को कोई भी डाउट है, बताइए। आई होप कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। एक इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ मैं आप सभी को, कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को,
देखिए ध्यान से, कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 26, सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है और तुरंत 2 फीट नी यानी कि अगले सेकंड में 2 फीट नीचे गिर जाता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है और बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। और जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है 60 सेकंड जवाब आ रहा है। तो बिल्कुल सही बात है सर, 60 कैसे होगा? 60 हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी देख लो। 60 हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, पहले समझ लो भाई 60 कैसे होगा। यहाँ पर देखो 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, यानी कि 1 सेकंड में 3 फीट चढ़ता है, फिर अगले सेकंड में 2 फीट नीचे आ जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 सेकंड में वो कितना चढ़ रहा है? 1 ही फीट तो चढ़ेगा। बताइए 2 सेकंड में कितना चढ़ेगा? 1 फीट चढ़ेगा। अब एक बात बताओ, 2 सेकंड में वो 1 फीट चढ़ रहा है, समझना ध्यान से क्वेश्चन को। हमको 60 फीट तक पहुंचना है, 60 फीट तक पहुंचना है ना। अब एक बात बताओ, हम पूरे 60 तक नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि वो पहले सेकंड में 3 फीट ऊपर चढ़ रहा है ना। तो 3 फीट घटा दो, पहले 60 में 3 घटाओ, 57 फीट तक जाना है हमको। तो 57 फीट जाने में वो कितना सेकंड लेगा? समझो सर, 57 सेकंड में जाने में कितना समय लेगा? 57 फीट। अब मुझे पता है कि 2 सेकंड में वो 1 फीट चढ़ रहा है। 2 सेकंड में कितना चढ़ रहा है सर? 1 फीट चढ़ रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं 2 सेकंड में 1 फीट चढ़ रहा है, तो हमें 57 सेकंड में कितना फीट चढ़ेगा? 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा। क्लियर है? 57 सेकंड में वो 57 फीट चढ़ेगा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ही वो 58वें सेकंड में आएगा, जैसे ही वो 98वें सेकंड में आएगा, तो मुझे पता है कि अगले सेकंड में वो 3 फीट चढ़ जाता है। 3 फीट चढ़ जाता है ना, तो 57 प्लस कितना हो जाएगा सर? 3 हो जाएगा। और 57 3 कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा सर। ये क्वेश्चन आपका दिया ही इसलिए आता है, लोग यहाँ पर 60 सेकंड लगा के आ जाते हैं, लेकिन 60 सेकंड आपका वहीं पर गलत हो जाता है। यहाँ पर 58 सेकंड होगा, क्योंकि 1 सेकंड में वो 3 चढ़ता है, 2 उतरता है। या समझो 1 सेकंड, यहाँ पर 1 ही सेकंड होगा, क्योंकि वो 1 ही सेकंड में दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर 1 सेकंड होगा। तो 1 सेकंड में वो पहले 3 चढ़ता है, फिर 2 गिरता है, यानी कि 1 ही सेकंड में 2 चीजें हो रही हैं। 3 चढ़ रहा है, 2 उतर रहा है। पहले 3 चढ़ रहा है ना, ये तो है नहीं कि पहले 2 उतरता है फिर 3 चढ़ता है। पहले 3 चढ़ रहा है, तो पहले हम प्लस वाली वैल्यू को लेंगे। और यहाँ पर कह रहा है कितने समय में, यानी कि 58वें सेकंड में पहुंच जाएगा। अब जैसे ही वो अगले सेकंड में आता है, वो 3 फीट 2 फीट फिर से नीचे आ जाएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन 60 फीट पहुंचने में जो सबसे फर्स्ट टाइम 60 फीट को अचीव कर रहा है, वो 98वें सेकंड में तो कर रहा है। क्लियर है? इस क्वेश्चन में किसी को डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट हो तो यार फटाक से कमेंट कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, रिपीट करके देखिएगा, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूंगा। बताइए सर। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भाई 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। 6 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात वे तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 3 घंटियां हैं जो कि 9, 12 और 15 मिनट के अंतराल से बजती हैं। तो कह रहा है कि 6 बजे पूर्वाह्न, 7 बजने के पश्चात वो तीनों एक साथ फिर कब बजेंगी? चलिए फटाक से जवाब दिए सभी लोग। जवाब दीजिए, यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। देखो कुछ नहीं करना होता इस क्वेश्चन में, पहले तो जितने मिनट के अंतराल पे वो बचती हैं उनका हम लोग निकाल लेते हैं क्या? एलसीएम। तो 9, 12 और 15 का एलसीएम निकाल लो सर। कितना आ जाएगा? देखिए 3 त्रिक का 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। और आगे तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, लेकिन सारे की सारी आपकी एक दूसरे से कटने वाली संख्या है नहीं। तो 3 त्रिक का 9, 9 चौका 36, 36 और पंचे 180, यानी कि 180 मिनट आ जाएगा। यही तो आ जाएगा ना। 180 मिनट का मतलब होता है कितना? 3 घंटा होता है। कितना होता है सर आपका? 3 घंटा होता है। यानी कि अगर वो 6 बजे बजी हैं, तो अगली बार कब बजेंगे? 3 घंटे बाद बजेंगे। यानी कि 6 में 3 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 9 बजे। तो अगली बार वो कब बजेंगे दोस्तों? आपकी 9 बजे एक साथ बजेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रातः सूर्य की ओर मुख करके सड़क पर चलना शुरू करता है। 3 किलोमीटर बाद चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके चलता है। फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। मैंने आपको पहले बताया, पहले आप लोग आंसर देने की कोशिश किया करिए, आंसर दोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने प्रातः सूर्य की ओर मुख करके सड़क पर चलना शुरू किया है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ करके चलता है। फिर
3 किलोमीटर चलने के बाद अपनी दाईं ओर मुड़कर चलता है, वो अपनी किस दिशा की ओर चल रहा है? तो समझो भाई दिशा में आपको क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, ये आपका ईस्ट होता है एंड दिस इज वेस्ट, और ये आपका क्या होता है, नॉर्थ होता है, एंड दिस ना साउथ, ये साउथ होता है। कह रहा सूर्य की ओर। अब देखो सूर्य का मतलब क्या है, पूर्व, पूरब की ओर तो सूर्य चलता है ना, सूर्य निकलता है ना, तो प्रातः है तो सूर्य की ओर मुख करके चल रहा है, तो चलो ठीक है, ये बंदा इधर चलना स्टार्ट कर दिया सूर्य की ओर। उसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है। अब 3 किलोमीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ने का मतलब क्या है, नीचे आएगा तो दायां हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो बायां हो जाएगा, और चलने के बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर, यानी कि फिर से 3 चला और फिर कितना चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ जाता है। अब इधर जा रहा है तो दायां आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो गया। तो फिर कह रहा है कि अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है, तो बताइए ये कौन सी दिशा है? आराम से बता सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये फिर से आपकी यही ईस्ट वाली दिशा आ जाएगी, यानी कि पूर्व वाली दिशा आ जाएगी। तो फिर से वो कौन सी दिशा में चल रहा है, ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। तो बताइए क्वेश्चन समझ में आ गया ना? दिशा वाला क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत आसान होता है, कुछ करना भी नहीं होता है। क्लियर है क्वेश्चन? फटाक से जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए यार कमेंट करके बताते हुए चलो, समझ में आया नहीं समझ में आएगा? जी हाँ, सबको समझ में आ रहा तो अच्छी बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई आशीष 10 दिन पहले मंदिर गया था, ये वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है। तो एक चीज क्लियर हो गया कि 10 दिन पहले मंगलवार था। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? चलिए फटाक से जवाब दीजिए, बुधवार, शुक्रवार, सोमवार या रविवार, क्या हो सकता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। 10 दिन पहले मंदिर गया था, वह मंदिर केवल मंगलवार को जाता है, आज सप्ताह का बताइए कौन सा दिन होगा? चलिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखो 10 दिन पहले वो मंदिर गया था ना, तो इसका मतलब क्या है कि आज से 10 दिन पहले क्या था, मंगलवार था, ट्यूसडे था। तो 10 दिन, 10 में 7 दिन और इधर चले आओ, यानी कि आज से 3 दिन पहले, आज से 3 दिन पहले फिर से क्या होगा आपका, मंगलवार होगा। क्यों होगा मंगलवार? क्योंकि भैया हर 7 दिन बाद रिपीट होता है, वही सेम चीज रिपीट होता है। तो अगर 10 दिन पहले मंगलवार था तो 3 दिन पहले भी आपका मंगलवार रहा होगा। अगर 3 दिन पहले आपका मंगलवार था तो आज का कौन सा दिन होगा? तो मंगलवार में आप लोग 3 दिन ऐड कर दो, मंगलवार में 3 दिन ऐड करो भैया, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पर आराम से हम लोग बोल सकते हैं बुध, सॉरी मंगलवार में 3 दिन ऐड करना है ना, तो बुध बृहस्पति, भूल गए ना, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शुक्रवार जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए कि क्या इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है? डाउट है तो भैया यस और नो करके बताते हुए चलो ना। चलिए क्लियर है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न श्रृंखला के विलुप्त पद का पता लगाएं, CDMN EFOP GHQR क्वेश्चन मार्क। बताइए क्वेश्चन मार्क जो है यहाँ पर क्या आ सकता है? जवाब दीजिए सभी लोग सर। CDMN है, EFOP है, GHQR है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और आप लोग जवाब देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सी है, CD, देखो CD, उसके बाद EF आ गया, सिंपल सा है, उसके बाद GH आ गया, तो GH के बाद क्या आ जाएगा, IJ आ जाएगा, और IJ देखिए सिर्फ यहीं पर स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो फर्स्ट है करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा देख लो MNOPQR, फिर आपका क्या आ जाएगा, ST आ जाएगा, तो IJST, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है IJST, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना सर? तो ऑप्शन नंबर जो इसका फर्स्ट है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि विलुप्त संख्या की पूर्ति करनी है, विलुप्त संख्या की पूर्ति करनी है यहाँ पर 10, 3, 6, 15, 8, 11, 15, 12, 9, 10, 15, 18, 16 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। तो बताइए यहाँ पर क्या हो सकता है? बताइए सर यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या हो सकता है? जवाब दीजिए सभी लोग। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर करना क्या था, कुछ करना नहीं है, इन सबको जोड़ो सर, 10, 3 और 6 को जोड़ो, 10 और 3 और 6 को जोड़ो, कितना आ जाएगा, 10 + 3 + 6, जो बाहर बाहर है इनको जोड़ा तो 10 3 13, 13 6 कितना आ गया, 19, और जो अंदर अंदर इनको जोड़ो, 15 8 11 को जोड़ो, 15 + 8 + 11, इनको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 15 8 11, और इनको सबको जोड़ो तो आपका आ जाएगा 8 5 13 14, यानी कि 34 आ जाएगा। और उन 34 में से 19 घटा दो, तो 34 में से 19 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 15 आएगा, आएगा ना? वही सेम चीज़ यहाँ भी करना है सर। 9 10 और 12 को जोड़ो, 9 10 12 को जोड़ो सर, तो 9 + 10 + 12, इनको जोड़ने पे आपका कितना आ जाएगा सर, 31 आ जाएगा। देखो 9 2 11, 31 आ गया ना? अंदर वाले जोड़ो, 18 15
और 16, इनको अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। 49 में से 31 घटाइए सर, कितना आ जाएगा, 9 में से 1 गया 8, यानी कि 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 18 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए सर, समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि विलुप्त संख्या की पूर्ति करनी है आपको। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, 225, 7, 121, 11, 149। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करना भी नहीं है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। 11 के बाद 121 है ना, तो 11 का वर्ग करने पे कितना आता है, 121 आता है। क्लियर है। 7 का वर्ग करने पे कितना आता है आपका, 49 आता है। 7 का वर्ग कितना होता है आपका, 49 होता है। तो कितने का वर्ग 125 होता है, बताइए सर? कितने का वर्ग 125 होता है, 15 का। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, 15 का वर्ग जो होता है आपका 125 होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के दर्पण प्रतिबिंब होगी यदि x y दर्पण की दिशा में रखा हो। देखो, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। तो एक चीज पता है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब, तो ये जो गोला है आपका क्या होगा, आगे ही होगा ना। जवाब सब लोग दीजिए, तो आगे होगा। तो आगे सिर्फ देखिए इसी में दिख रहा है ना, देखिए आगे तो है। अच्छा, यहाँ पर एक एक्स वाई जो है इसकी दिशा में रखा है, तो समझो भाई इधर रखा है, इधर हमको देखना है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है यही करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, क्योंकि सर ये सामने होना चाहिए और सामने सिर्फ इसी ऑप्शन में है, और ये ऊपर है तो ऊपर ही होना चाहिए। यहाँ पर नीचे दिया गया इसलिए ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 34 में भी शायद आपको दर्पण प्रतिबिंब भी बताना है। ये आपका प्रश्न आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखिए, बहुत आसान सा है। दर्पण प्रतिबिंब इसका कैसे बनेगा, वही सेम चीज़ है भाई। आपको पता है ना कि इस दर्पण प्रतिबिंब में क्या होगा कि अगर ये त्रिभुज इस साइड में है तो आपका ये त्रिभुज हमेशा इस साइड में ही बनेगा। क्लियर है, इसी साइड में तो बनेगा। तो अगर ये इस साइड में बन रहा है तो देखो ध्यान से, यही तो है, ये है। तो यहाँ पर देखो, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, किसी में भी ऐसा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वही तो करेक्ट होगा दोस्तों। ये तो बहुत आसान सा था। तो यहाँ पर 34 में करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसी में ऐसा बनना है और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है सर। क्लियर है। तो ऑप्शन ए पर टिक कर देंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि भैया दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना कि उनके माता पिता की आयु का अंतर है। बड़े भाई की आयु 25 वर्ष है। छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की आयु कितनी वर्ष, 32 वर्ष थी। यदि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है तो माता की वर्तमान आयु बताइए क्या होगी। बताइए, आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर लगा पाते हैं। पहले आप लोग जवाब देने की कोशिश किया करिए, उसके बाद मैं खुद आपको बताऊंगा। हर क्वेश्चन में आप लोग बहुत ज़्यादा 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड लिया करिए। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ करना नहीं है भाई। कह रहा है दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना कि उनके माता पिता की आयु का अंतर है। बड़े भाई की आयु कितनी है, 25 वर्ष है। तो बड़े भाई की एज कितनी दी गई है भाई, 25 वर्ष दी गई है। और छोटे भाई के जन्म के समय उसकी माँ की आयु कितनी थी, 32 वर्ष थी। यानी कि छोटे भाई का जब जन्म हुआ था उसकी माँ कितनी थी, 32 वर्ष थी। और यदि पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक, यानी कि अगर देखो ध्यान समझो कि अगर जब उसका जन्म हुआ था माँ कितने वर्ष की थी, 32 वर्ष की थी, और पिता 5 वर्ष अधिक है, तो पिता कितने का रहा होगा, 37 का रहा होगा। तो पिता और इनमें डिफरेंस कितना है, 5 वर्ष का डिफरेंस था। और दोनों भाइयों के बीच की आयु का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता का है। अब एक बार बताओ, अगर बड़े भाई की आयु कितनी साल है, 25 साल है, तो छोटे भाई की एज कितनी होगी, 20 साल होगी। ये चीज क्लियर हो गया। वर्तमान एज निकल के आ गया, ये जब पैदा हुए थे तब की एज आ गया। अब माँ की वर्तमान एज कितनी होगी, अब बताओ। छोटे भाई की एज कितनी आ गई आपकी, 20 साल आ गई। यानी कि 20 साल पहले जो माता की एज कितनी थी, 32 साल थी। तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी सर, 32 प्लस 20 हो जाएगा। कितना आ जाएगा सर, 32 और 20 आपका आ जाएगा 52 एज। देखिए, थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना था और आपका आंसर आपके सामने निकल करके आ गया। क्या करना, देखो समझो कि हमें कह रहा है कि दोनों भाइयों के बीच की आयु का अंतर उतना ही था जितना उनके माता पिता का था। तो अभी हमें अगर माता पिता का एज पता चला, कब का पता चला, मुझे पता चला कि जब छोटा भाई पैदा हुआ था, जब जन्म लिया था, तो उनकी माँ की एज कितनी थी, 32 साल थी। और पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। यानी कि अगर ये 32 की थी तो ये 37 की रहेंगे पिताजी, यानी कि 5 का डिफरेंस है। तो भैया यहाँ पर क्या कह रहा है, बड़े भाई की आयु कितनी, अभी वर्तमान एज कितनी है, 25 है। तो छोटा भाई 20 कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर पहली लाइन लिखा गया है कि दोनों भाइयों की आयु के बीच का अंतर उतना ही है जितना उनके माता पिता की आयु का अंतर है।
क्लियर हो गया। तो यहाँ पर 25 माइनस 20 कर दिया, तो आपका यहाँ पर 25 से 20 आ गया। तो छोटे भाई की एज कितनी है, 20 वर्ष है। अब 20 साल पहले यानी कि वो पैदा हुआ होगा, यानी कि माता की एज जब 32 थी तब वो पैदा हुआ था, तो माता की एज अब वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, 32 में 20 जोड़ दो, क्योंकि ये 20 साल पहले की एज है ना, तो वर्तमान एज कितनी हो जाएगी आपकी, 52 वर्ष हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो इसका कौन सा है सर, सी वाला है, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी सी पर टिक कर देंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ पुस्तकें एक ही पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक। ध्यान से देखिएगा, कुछ पुस्तकें यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 19वीं पुस्तक और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच 10 पुस्तकें हैं और पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक है। तो पुस्तकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। सिंपल सा भाई फंडा है कि कुछ पुस्तकें एक पंक्ति में लगी हैं, दाईं ओर से 19वीं और बाईं ओर से 30वीं पुस्तक के बीच में, देखो दाईं ओर से इधर से 19वीं पुस्तक और इधर से 30वीं पुस्तक के बीच में, इधर इनके बीच में 10 पुस्तक है। क्लियर है। और पुस्तकों की कुल संख्या 50 से अधिक हो, तो पता 50 से अधिक ही होगा, तो कुल संख्या की निकालनी है। तो 19 पुस्तक ये हो गए, 30 पुस्तक हो गए, 10 पुस्तक ये हो गए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर इसमें हम क्या कर देंगे, 19 प्लस 30 प्लस 10 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 19 30 10 40 10 50 9 59। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 59, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष है। परिवार के 50 वर्ष की आयु के एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु क्या होगी। देखो 6 व्यक्तियों वाला एक परिवार है, उनकी औसत आयु कितनी है भैया, 25 वर्ष है। और परिवार के 50 वर्ष आयु वाले एक सदस्य के निधन के बाद परिवार की औसत आयु कितनी है। अब देखो 6 व्यक्ति उस परिवार में, उनकी औसत आयु कितनी दी है, 25, यानी कि 6 व्यक्तियों की एज कितनी है, 6 व्यक्तियों की आयु का योग, 6 व्यक्तियों की आयु का योग अगर निकालेंगे तो हमें पता है, अगर औसत दिया गया है तो 6 व्यक्ति हैं, तो जितना औसत होता है उन्हीं से गुणा कर दो, तो जितने व्यक्ति होते हैं, तो 25 छक्का कितना हो जाएगा आपका, 150। क्लियर है। तो 6 व्यक्ति के जितनी भी एज है उनका योग कितना आ गया, 150 आ गया। और 50 वर्ष की आयु की एक व्यक्ति का निधन हो गया, यानी कि 150 में से एक 50 वर्ष वाला चला गया, तो अभी उनकी आयु कितनी बची, 100। अब लोग कितने बचे, 5। पहले 6 लोग थे ना, एक बेचारा निधन हो गया एक का, तो 5 बचे, तो कितना हो जाएगा इनके औसत, 5 से काट दो, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका बी है, 20 वर्ष, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आई होप क्लियर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा कि निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। बताइए सर, आसान सा क्वेश्चन है, 5 है, 14 है, 30 है और 55 है। तो यहाँ पर बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 14 30 55, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए कुछ करना नहीं है, देखिए 5 है फिर आपका 14 है, जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो इनके बीच का डिफरेंस देखो 9 डिफरेंस है, और 14 और 30 के डिफरेंस देखो आपका 16 का डिफरेंस है। 30 और 55 के बीच का डिफरेंस देखो आपका 25 का डिफरेंस है। अब डिफरेंस है आपको कुछ देखो, कुछ कॉमन चीज दिख रही है, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, यानी कि अगला जो आएगा 6 का वर्ग आएगा। और 6 का वर्ग कितना होता है सर, 36 होता है। तो 55 में कितना जोड़ देंगे दोस्तों हम लोग, 36 जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 91 ही तो आएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है, 91 क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा तो यार लाइक करते हुए चलना। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो भैया, क्या है कि भैया संगीता का भाई जो है अजय है, अजय के पिता राम है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन, अगर आपके पेपर में 30-40 क्वेश्चन आ रहा है तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बनने ही बनने हैं ब्लड रिलेशन से। 2 क्वेश्चन तो आपको मान के ही चलो। तो संगीता का भाई अजय है, तो देखो संगीता है, तो संगीता का भाई है, यहाँ पर भाई लिख देते हैं। ये संगीता माइनस कर दो, भाई अजय कर दो, प्लस हो गया। उसके बाद कह रहा है कि अजय के पिता राम है, यानी कि इनके पिता जो है, पिता यहाँ पर लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ में आता रहे। इनके पिता कौन है सर, आपके राम हैं। राम को आर से लिखना चाहिए था। और राम की भांजी जो है कमला है। भांजी का मतलब क्या होता है, राम की बहन, राम की सिस्टर हो जाएगी, सिस्टर। और सिस्टर की जो बेटी होगी, इनकी जो बेटी होगी, इनकी बेटी जो है कमला है, कमला है। क्लियर है।
तो ये होगी कमला। उसके बाद कह रहा है कि बताइए कमला की माँ का संगीता से क्या संबंध है। अब जो कमला की माँ होगी, कमला की माँ यानी कि राम की बहन, संगीता से क्या संबंध है बताओ भाई। संगीता मान लो अपने स्थान पर रखो, मेरे पापा की बहन मेरी क्या लगेगी, बुआ लगेगी ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है बुआ, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपका आंसर जो है आपके सामने होगा। तो क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्यों करेक्ट होगा। चलिए क्लियर तो हो ही गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि इस प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो है तार्किक रूप से संबंधित है। उस शब्द को चुनिए जो अलग है। ममता बनर्जी, मायावती, वसुंधरा राजे और प्रतिभा सिंह देवी सिंह पाटिल। तो ये तो आराम से बता सकते हो, मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, मायावती मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री, ये सारी की सारे मुख्यमंत्रियां हैं। लेकिन अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये कौन है सर, राष्ट्रपति हैं। इसलिए आपका ये जो है आपका राष्ट्रपति रह चुकी है। तो ये यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि भैया अगर 12 गुणे 6 का मतलब 207, 14 गुणे 7 का मतलब आपका 809 दिया गया है और 13 गुणे 4 का मतलब दिया गया है, कितना होगा। तो ये बताओ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। सभी लोग कोशिश किया करिए पहले खुद जवाब देने की, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर बताता हूँ। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए यहाँ पर करना कुछ नहीं है। 12 छक्का कितना होता है सर आपका, 72 होता है। 72 को उल्टा कर दो 27, बीच में एक 0 लगा दो, 207 आ गया। 14 से कितना होता है 98, 98 को सर उल्टा कर दो तो 89 और बीच में एक 0 लगा दीजिए, 8 तो 9 आ जाएगा। फिर 13 चौका कितना होता है सर 52, 52 को उल्टा कर दो तो 205 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 205। समझ में आ गया दोस्तों, क्लियर हो गया ना सर, 205 कैसे आएगा, समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 4:3 है। 3 साल बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी, 18 वर्ष हो जाएगी। तो राम की वर्तमान आयु क्या है। देखो सर सिंपल सा फंडा है, राम है और श्याम है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है सर, 4:3 दिया गया है। तो इनकी आयु का अनुपात देखो 4:3 है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि राम की एज 4x, श्याम की एज कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। 3 वर्ष बाद श्याम की आयु, श्याम की आयु अभी कितनी है सर, 3x है ना। तो 3 वर्ष बाद तो 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनकी एज कितनी है आपकी, 18 हो जा रही है। तो 3x का मान निकालो। तो 18 में से 3 गया कितना हो जाएगा सर, 18 में से 3 घटाइए सर 15, तो x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद यक्स का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर यक्स का मान 5 आ गया तो हमसे पूछ रहा है कि राम की वर्तमान आयु कितनी है। तो राम की वर्तमान आयु अभी कितना है, 4x है। तो 4 गुणे कितना कर दो, 5 कर दो, तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका ए है 20 वर्ष, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो बताइए सर ऑप्शन नंबर जो इसका ए है कैसे करेक्ट हुआ, क्लियर है। चलिए आई होप सबको क्लियर होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि निर्धारित करना है कि कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। सभी कप ग्लास है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमने आपको बताया है 2 तरह के फिगर बनते हैं, तो दोनों तरह के फिगर को आपको बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो भैया सभी कप आपके देखो सभी, चले थोड़ा सा बड़ा फिगर बनाते हैं। तो सभी कप, सभी ये कप हो गया और सभी कप आपके क्या हैं, गिलास हैं। ये आपका गिलास हो गया, गिलास है सर। चलिए इसके अलावा यहाँ पर कह रहा है कुछ गिलास थाली, यानी कि कुछ गिलास आपका क्या हो गया, यहाँ पर कुछ गिलास आपका थाली हो गया। तो एक फिगर तो आपका ऐसा बन सकता है। तो और चलो एक ही फिगर से लगाओ तब भी आपका आंसर आ जाएगा, बट मैं दूसरा फिगर भी बना देता हूँ। पहले पहले फिगर से देखते हैं आता ही नहीं आता है। तो क्या कुछ थाली कप हैं, तो क्या कुछ थाली कप हैं, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है सर। और अगला कह रहा है सभी थाली कप हैं, भाई थाली और कप में कोई भी संबंध है, नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष एक सही है ना तो निष्कर्ष 2 सही है। समझ में आ गया ना। लेकिन कभी कभी आपके ऑप्शन में या तो या वाला ऑप्शन आता है, तब आपको ये वाला फिगर देखो ये भी देखना पड़ता है। ये हमने कप बना दिया सी और ये बना दिया गिलास यानी कि जी, और यहाँ पर कुछ थाली कह रहा है तो थाली आपका ये भी तो हो सकता था, थाली यानी कि थाली यहाँ पर कर दिया। तो आपका इस तरह से फिगर बन सकता था सर। तो यहाँ पर जैसे पहला वाला ऑप्शन है कुछ थाली कप, देखो थाली और कप का संबंध देखो कुछ कुछ यहाँ पर दिख रहा है ना। तो ये वाला 50% यहाँ पर सही हो सकता था। तो अगर या वाला ऑप्शन होता ना, या तो निष्कर्ष एक सही है, तो यहाँ पर तब हम लोग इस फिगर को भी बना करके इसकी भी सहारा, इसका भी सहारा लेते। तो कभी कभी ये चीज दिमाग में रखना है। लेकिन वैसे भी वो ज्यादातर बैंक में या आपके लॉजिकल बिल्कुल रीजनिंग आता है तब उसमें पूछा जाता है, तो उसमें टेंशन की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो तो वैसे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर
कि भैया प्रश्न आकृति दिया गया है और कागज को मोड़ करके छेदन और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। यानी कि इसको ऐसे मोड़ा गया और यहाँ पर दो छेद किया गया है, उसको खोलना है तो कैसे दिखेगा। इसको ओपन करेंगे तो जैसे ओपन करेंगे तो एक तो दो छेद नीचे हो जाएगा और दो छेद आपका क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो चार छेद कहाँ कहाँ पर है, सिर्फ यहीं पर तो है ना सर। ऑप्शन नंबर सी में देखिए, चार छेद सिर्फ इसी में है ना। तो ऑप्शन सी आराम से हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भैया चार छेद तो यहीं पर दिख रहा है ना, आगे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, बगल अगल तो बनेगा ही नहीं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि भाई दी गई आकृति में कौन सा अक्षर नई काली गाड़ियों को दर्शाता है। देखो भाई, नई भी हो, काली भी हो, गाड़ी भी हो, तो नई भी हो और काली में भी आए और गाड़ी में भी आए, तो सिर्फ यही बीच वाला जो ऐसा भाग है, देखो ये वाला जो भाग है, ये देखो नई में भी आ रहा है, काली में भी आ रहा है, गाड़ी में भी आ रहा है। तो हम लोग सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी पर टिक कर देंगे, क्योंकि भाई ये नई भी है, काली भी है और गाड़ी भी है। समझ में आ गया ना। वेन डायग्राम तो आपके लिए बहुत आसान बना दिया मैंने, क्योंकि वेन डायग्राम के मैंने इतने आसान आसान से क्वेश्चन आपको आसानी से बता दिए जो आपके टफ लेवल क्वेश्चन थे। आई थिंक आप तो गलत नहीं करके आओगे। तो ऑप्शन जो इसका सी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ निश्चित प्रेक्षणों में 4 से विचलन यानी कि डेविएशन का योग कितना आपका 72 है, जबकि 7 से विचलन का योग उसी में -3 है। तो प्रेक्षणों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया है और ये बेसिकली आपका स्टैटिक्स का क्वेश्चन होता है। और अभी मंडी परिषद वाला जो आपका एग्जाम हुआ था वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को लगाने का मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा। वैसे क्या होता है ये समझो कि भैया 4 से प्रेक्षण का विचलन कितना, आपका विचलन का योग कितना है 72 है। तो अगर 4 से विचलन का योग दिया गया 72, तो आप याद रखिएगा कि ऐसे समझो कि आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 और डॉट 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 आपका ये जाएगा xn तक जाएगा, xn तक जाएगा। और आपका 72 दिया गया ना, तो 72 और माइनस कितना, अगर 4 से विचलन है तो -4n कर देंगे। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह आपका 7 से विचलन का योग दिया गया है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और ये डॉट 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 आपका xn तक जाएगा। तो -3 दिया गया और यहाँ पर भी माइनस कितना हो जाएगा आपका 7n हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो ये भी x1 x2 x3, ये भी x1 x2 x3 है, तो ये आपका इस साइड का पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि 72 - 4n बराबर -3 - 7n, यही तो हो जाएगा ना, यही हो जाएगा। तो 7 और 4 इधर लेकर आओ तो 3n बराबर 72 और 3 कितना हो जाएगा आपका 75 हो जाएगा। 75 तो n 3 से काटो 25 आ जाएगा। तो n का मान कितना आ गया आपका 25 आ गया। तो ये प्रेक्षणों की संख्या कितनी जाएगी आपकी 25 हो जाएगी। अब तो ये तो एक लॉन्ग मेथड हो गया, पूरा का पूरा कैसे लगाना है वो मैंने आपको बता दिया। अब जब भी आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आए, आपको क्या याद रखना है कि भैया 4 से विचलन कितना दिया गया 72, 4 से विचलन 72 दिया गया है, तो सीधे करना है 72 - 4n बराबर 7 से विचलन -3 दिया गया है, तो -3 - 7n। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा और आपका आंसर कितना आ जाएगा, जो भी आना होगा। जैसे 25 आया था तो यहाँ पर 25 जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नांकित आंकड़े का बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक आपको पता है ना क्या होता है, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होती है। तो देखो यहाँ पर 20 कितनी बार रिपीट हुआ है, 20 की अगर हम बात करते हैं तो 20 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार और यहाँ पर दो बार, दो बार रिपीट हुआ है ना, और कितनी बार और नहीं रिपीट हुआ है। इसके अलावा 30 उठाओ, 30 उठाते हैं तो 30 देखिए कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार रिपीट हुआ है, दो बार रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है और 4 बार रिपीट हुआ है। 30 आपका कितनी बार रिपीट हुआ है, चार आपका 4 बार। 15 को उठाओ सर, 15 को उठाते हैं तो वैसे भी हमको इतना पूरा उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया बस उसी में से कोई एक होगा, तो उसी को उठाते हैं। तो जैसे 15 को उठाने की जरूरत नहीं है तो 15 नहीं उठाते हैं, हमको 46 उठाना है। 46 को उठा लो। 46 कितनी बार आया, देखो 46 आपका एक बार भी नहीं आया है सर, ये तो हो गया खत्म, ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। 30 की बात करते 30 आपका 4 बार आया है, तो 30 चलो हमें पता लग गया ये 4 बार आया है। 35 उठा के देख लो, 35 कितनी बार आया देख लीजिए सर, 35 आपका एक भी बार नहीं आया है सर, 35 भी आपका एक बार भी नहीं आया। अब 33 उठा के देख लो, 33 की अगर हम बात करते हैं तो 33 देखिए आपका 1 2 3 बस, और नहीं आया ना, तो 33 3 बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार कौन सा आया आपका सर, ये 30 आया है, जो कि 4 बार आया है। तो बहुलक आपका क्या हो जाएगा, बी यानी कि 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, क्या कह रहा है कि भैया किसी चर के मान 2 7 4 6 5 9 और 1 इनकी माध्यिका ज्ञात करना है। भैया कोई चर है, उनका मान क्या है 2 है
7 है, 4 है, 6 है, 5 है, 9 है और आपका 1 है। इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने का मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताऊंगा, बहुत आसान है। माध्यिका देखो दो तरीके से होते हैं, एक तो सम की माध्यिका, एक आपकी विषम की माध्यिका। तो सम की माध्यिका का फॉर्मूला होता है n बाई टूवा पद। क्या होता है सर, सॉरी, विषम का मतलब होता है n प्लस वन बाई टूवा पद। और सम वाले में थोड़ा सा लंबा होता है, सम वाले में क्या होता है n बाई टूवा पद प्लस n बाई टू प्लस वनवा पद, और डिवाइड बाई आपका 2 होता है। कुछ इस तरह से निकालना होता है। तो यहाँ पर पहले देखो n क्या है, सम है या विषम है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो n बराबर कितना आपका 7 है, यानी कि आपका ये विषम है। तो विषम के लिए तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि n प्लस वन डिवाइड बाई टूवा पद निकालना है। तो देखो पहले तो इसको हम लोग एक सही क्रम में यानी कि आरोही क्रम में बिठाएंगे। तो पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर आपका 7 है, फिर आपका 9 है। तो ये विषम आपका एक आरोही क्रम हो गया। उसके बाद n बराबर विषम है, तो हमने फॉर्मूला क्या आता है n प्लस वन बाई टूवा पद। तो n यानी कि 7 और 7 प्लस 1 बाई टू यानी कि 8वां, 8 बाई 2 यानी कितना आ जाएगा आपका 4वां पद। तो 4वां पद का मतलब क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद आपका क्या है 5 ही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 5, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि भाई राशि 1 2 3 डॉट 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 n का माध्य ज्ञात करना है। 1 2 3, यहाँ पर 1/2 है, इसका माध्य ज्ञात करना है। माध्य का फॉर्मूला होता है सिंपल, देखो माध्यिका अलग है, माध्य अलग है। और माध्य का एक फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखिएगा, सिंपल सा। अगर आपका एक आरोही क्रम में लिखा गया है या नहीं भी लिखा गया उससे मतलब नहीं होता है। माध्य का फॉर्मूला होता है 1/2 n प्लस वन। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 n प्लस वन। अब कहोगे आप ये कहाँ से आया है, तो माध्यिका का मतलब, माध्य मतलब होता है औसत। देखो माध्य मतलब क्या होता है आपका औसत होता है, तो ऐसे समझो माध्य का मतलब होता है आपका औसत। यानी कि हम लोग यहाँ पर ऐसे समझो कि औसत का मतलब क्या होता है, जो ऊपर दिया गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 n तक सबको जोड़ करके भाग दे देना है n से। अब मुझे पता है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या का n पदों का योग क्या होता है, n पदों का योग क्या होता है 1/2 n प्लस वन, यानी कि n प्लस वन, यही तो होता है ना। ऊपर का योग तो ये आ गया और डिवाइड बाय आपका क्या n है, n से n कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 1/2 n ही तो बचा। तो यहाँ पर सॉरी n प्लस वन ही तो बचा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 n प्लस वन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन आपका पाई चार्ट, कल मैं और रखूंगा, ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखने की कोशिश करूंगा। पाई चार्ट में क्या होता है देखो ध्यान से, निम्नांकित पाई चार्ट किसी परिवार के घरेलू बजट को दर्शाता है। अब देखो ये किसी परिवार का घरेलू बजट दर्शा रहा है। और हमेशा पाई चार्ट में याद रखिएगा कि ये जो 15 10 25 18 12, यहाँ पर ई का मान नहीं दिया गया है। तो ई का मतलब हो गया आपका, इन सबको जोड़ करके 100 से घटा दो तो ई का मान भी निकाल सकते हो। देखो इस क्वेश्चन में भले ई के बारे में नहीं पूछा गया हो, लेकिन मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि आपके पेपर में अगर आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से आ गया, नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे। तो इनको जोड़ो, 15 10 25, 25 25 50, और 18 12 कितना होता है 30, तो 50 30 कितना हो गया 80। तो 80% तो आपका ये सारा आ गया, और 100 में से घटा दो तो कितना आ जाएगा आपका 20%। तो ई का मतलब भी हमारा निकल करके आ गया कितना सर 20%। तो हमें सबकी वैल्यू पता चल गई। अब जो पूछ रहा आराम से निकाल सकते हो। ए भोजन का है, बी यातायात का है, सी वस्त्र का है, डी विविध खर्च का है, ई बचत का है, एफ आपका मकान किराए का है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, देखो ई के बाद एफ आपका मकान किराया है। कह रहा है यदि परिवार की मासिक आय कितनी है 30,800 रुपये है। 30,800 रुपये ये परिवार की क्या है मासिक आय है। तो मकान किराए पर कितना खर्च होता है, मकान किराया देखो आपका क्या है यफ है ना। तो अगर मकान किराया आपका यफ है, तो हम लोग कह सकते हैं यफ, देखिए कहाँ है यफ आपका, ये है सर ई एफ। यफ आपका कितना है 15%। तो मकान किराया कितना खर्च हो रहा है 15%, यानी कि जो 30,800 है, इसका हम लोग कितना परसेंट निकालेंगे सर 15% निकालेंगे। तो 15/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कितना आ गया सर 15 8 120, 15 × 45 46। तो 46 तो कितना आ गया सर आपका 20 रुपये। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन बी पर हम लोग टिक कर देंगे। तो ये रहे आज के कुछ 50 क्वेश्चंस, और आई होप 1 घंटे में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस के आसपास कवर करवाएं।
और आपको आज के जो सारे क्वेश्चन थे कैसे लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगला वीडियो में आपको क्या क्या टॉपिक चाहिए, टॉपिक तो मैं खुद लेकर के आऊँगा आपके लिए अच्छे अच्छे, वो तो रहेगा ही रहेगा। और इसी टाइम कल आप लोग को फिर से जो लाइव टेस्ट है वो करवाया जाएगा, और आप लोग बस इसी टाइम पे आ जाया करो, इसी टाइम पे आपको देखने को मिलता रहेगा। तो टाइम तो आपको दिख ही गया कौन सा किस टाइम पे आप आज का जो टेस्ट है चला है, तो इसी टाइम पे आप लोग पर डे आपको आना है, आपको इसी तरह की क्लासेस देखने को मिलती रहेंगी। और बस जाते जाते एक ही चीज़ कहूँगा भैया, अनअकैडमी प्लस पर मैं रोज़ लाइव पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस पर भी मैं आपको रोज़ लाइव पढ़ा रहा हूँ। तो अनअकैडमी प्लस पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरा सिंपल सा एक कोड है, मैं आपको एक कोड बता देता हूँ, कम से कम देख करके, जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ, एक एक घंटे क्लास ले रहा हूँ, तो कम से कम एक बार देख तो लो जान तो लो। तो भाई डियर गुरुजी इस कोड का यूज करेंगे, DEARGURUJI, और उसके बाद 10, इस कोड का यूज करके आपको 10% का क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आप कोई दिक्कत आ रही है या फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, नहीं ले पा रहे हैं, तो आप इस नंबर पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा डिस्काउंट दिलवाने की। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। तो आपके लिए लगातार मेहनत की जा रही है, तो आप लोग आइए, जुड़िए, क्लासेस लीजिए, क्लासेस फ्री में और प्लस में हर जगह आपको प्रोवाइड की जा रही है, तो उसकी मतलब आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आपको लगातार हर चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो आज की क्लास कैसी लगी आप लोग यार कमेंट करके जो बताना, आप लोग कमेंट नहीं करते हो ये गलत बात है, कमेंट किया करो, बताया करो कैसी लग रही है क्लासेस, क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए, क्या मैं आपके लिए और प्रोवाइड कर सकता हूँ। जूनियर सेशन के एग्जाम डेट के बारे में लोग लगातार पूछ रहते हैं, तो जूनियर सेशन का जो एग्ज़ाम है वो आपका डेफिनेटली 24 दिसंबर आपको डेट निकल के आ रही है, तो 24 दिसंबर के आसपास उसका जो एग्ज़ाम है हो सकता है आपको पूरा देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपके क्वेश्चन जो भी हो आप लोग कमेंट करके पूछो, मैसेज डाल करके पूछो, जैसा आपका मन है वैसा आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। तो अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।